पार्टी का सर्वे भी होगा तो मैं समझता हूँ कई चीज़ों में मैं फिट बैठता हूँ और पार्टी ने अब की बार मुझे मौका दिया तो मैं समझता हूँ अब की बार कांग्रेस पार्टी का जो बहुत दिनों से 30 साल का जो खाली है जगह वो शायद अब की बार भर जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक भी ऐसा मतलब आप खुद गिना लो, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पार्टियाँ दूसरी ना बदली हो, क्योंकि पार्टी कांग्रेस की बड़ी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत में रही तो इसलिए फिर हर आदमी सोचता है कि मैं अपना भविष्य जो ठीक है उस भविष्य में अपना राजनीति करूं। खंडोरा गांव में मनोहर लाल जी आए तो उन्होंने पूछा जनता से अब भाई बनवारी लाल जी को हम तीसरी बार भी रिपीट कर दें क्या। तो उनका जो मन है भाजपा का, तो हम तो ये तो है नहीं भाई भाजपा में गए थे, भाई भाजपा में खिलौना बन के गए थे। देखो राव इंद्रजीत की मैं जब इनके साथ नहीं था तो भी उनकी बुराई नहीं करता था, इनके साथ रहे तो भाई जब तो बुराई करनी पड़ेगी जिनके साथ आप हो। तो आज भी हम कांग्रेस पार्टी में है पर आपने देखा होगा मैं किसी प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ नहीं बोलता। और अब की बार बावड़ में कांग्रेस पार्टी का हालात ठीक है, कांग्रेस पार्टी पहले इसको सी कैटेगरी में रखती थी, अब ये बी कैटेगरी ए कैटेगरी में। डॉक्टर बनवारी लाल का खुद ही पार्टी के लोग विरोध करते थे और 500 आदमी जुलूस के रूप में शहर में निकलते थे, हाय करते थे भाई ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और कूड़ा चलो बावड़ का कूड़ा गिरे कोई बात नहीं, ये रेवाड़ी का भी कूड़ा उसी में जाता है, मानेसर का, हटेली का, नारनौल का, मतलब मंत्री जी ने वहाँ पे कूड़ा घर बना दिया। मेट्रो जो पीछे अटक गई वो पहले बावड़ तक थी, तो मैं भी चाहूँगा कि मेट्रो बावड़ तक भी आए। नमस्कार, मैं हूं शरी शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों आज हमारे साथ है चौधरी जसवंत सिंह बावल, जो बावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं एनजेपी हरियाणा का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। ये पिछले दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने चुनाव लड़ने की दावेदारी जता चुके हैं, अपनी इच्छा जता चुके हैं। सर सबसे पहले आप यही बताइए कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है। देखो राजनीति में जो कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ताओं का मन तो होता है भी चुनाव में लड़ूं, और चुनाव लड़ने के लिए चुनाव की तैयारी भी करनी पड़ती है। अपने कार्यकर्ताओं से लेके, परिवार से लेके, रिश्तेदारों से लेके, पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके सभी से बात करनी पड़ती है। और वो जो प्राइमरी स्टेज पे जो हमारी तैयारियां थी वो पूरी हो गई। अब हम दूसरे फेज में, तैयारियों के दूसरे फेज में घुस चुके हैं। जी, हम देख रहे हैं बावल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी सूची है। काफी नए व पुराने चेहरे दावेदारी जता रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उस कड़ी में आप अपनी टिकट का आधार क्या मानते हैं? आपको टिकट क्यों दी जाए? आप क्या खूबी देखते हैं अपने आप में? देखो राजनीति में चुनावी जो मौसम है तो बहुत से नेता जो चाहे राजनीति में हैं या नहीं है तो वो अपनी दावेदारी हर पार्टी में जताते रहते हैं। खासकर जो पार्टी सत्ता में आने वाली होती है उसमें खासकर वो संख्या बढ़ जाती है। और जब बावड़ में पहली बार 30 साल से कांग्रेस हार रही है तो पहली बार जो जितने उम्मीदवार बढ़े हैं मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए शुभ संकेत है। दूसरा ये जो चुनाव है तो इसमें मैं भी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार की दावेदारी मैंने भी अपनी रखी है। और मैं समझता हूँ सभी जो दावेदार हैं पार्टी भी अपना सिस्टम देखती है, और कई बार पार्टी अपना जाति समीकरण, महिला समीकरण, युवा समीकरण, जिताऊ टिकाऊ कई चीज़ देखती हैं। तो मैं समझता हूँ पार्टी का सर्वे भी होगा तो मैं समझता हूँ कई चीज़ों में मैं फिट बैठता हूँ। और पार्टी ने अब की बार मुझे मौका दिया तो मैं समझता हूँ अब की बार कांग्रेस पार्टी का जो बहुत दिनों से 30 साल का जो खाली है जगह वो शायद अब की बार भर जाएगी। चुनाव के लिए, प्रचार के लिए निकलेंगे तो आपके सामने आपके विरोधी सवाल उठाएंगे कि आप भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, और हम भी यही जानना चाहेंगे कि आप भाजपा, पहले आप कांग्रेस में थे फिर भाजपा में आए और अब भाजपा से फिर कांग्रेस में आ गए, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखो बावड़ में क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 30 साल से बुरी तरह पिछड़ रही थी, तो आज मैं समझता हूँ जो बावड़ में टिकटार्थी हैं, मेरे अलावा और भी जो टिकटार्थी हैं, तो मैं समझता हूँ सारे ही कभी बीजेपी में रहे चाहे दूसरी पार्टियों में रहे, तो मैं समझता हूँ जो टिकट मेरे मुकाबले में जो मांग रहे हैं
तो मैं समझता हूँ एक भी ऐसा मतलब आप खुद गिना लो, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पार्टियां दूसरी ना बदली हो, क्योंकि पार्टी कांग्रेस की बड़ी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत में रही। तो इसलिए फिर हर आदमी सोचता है कि मैं अपना भविष्य जो ठीक है उस भविष्य में अपना राजनीति करूं। तो मुझे भी लगा पिछली बार भाई कांग्रेस में मेरा भविष्य ठीक नहीं है, तो हमने उस ज़माने में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब जो भाजपा में जब आ गए तो आपने देखा होगा टांकड़ी गांव में मनोहर लाल जी, खंडोड़ा में सॉरी, खंडोड़ा गांव में मनोहर लाल जी आए तो उन्होंने पूछा जनता से, अब भाई बनवारी लाल जी को हम तीसरी बार भी रिपीट कर दें क्या? तो उनका जो मन है भाजपा का, तो हम तो ये तो है नहीं भाई भाजपा में गए थे, भाई भाजपा में खिलौना बन के गए थे तो हम तो सबकी इच्छा होती है, मैं भी राजनीतिक परिवार से हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, तो मेरी भी इच्छा थी कि भाई मैं भाजपा से चुनाव लड़ूं। अब जब उन्होंने अपना पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया एक किस्म से, तो फिर वहाँ रहने का कोई फायदा था नहीं। तो चुनाव में MP चुनाव से पहले हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जी जी, आप मंत्री रहे हैं, आपने बावल से प्रतिनिधित्व किया है। आपके मंत्री रहते हुए आपने बावल में क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या काम करवाए हैं बावल के लिए? देखो राजनीति में जो प्रोग्रेस है वो रेगुलर प्रोसेस है। जो उस ज़माने में जो चीज़ें थी बड़ी मुश्किल से, कोई किसी की बदली का, किसी का गली मोहल्ले का, कोई स्कूल अपग्रेड का, कोई बिजली का खंभा गिर गया, मतलब बड़े छोटे छोटे काम होते थे। और वो उस ज़माने में जो जो काम थे, चाहे स्कूल अपग्रेड की बात हो, बिजली के अपग्रेडेशन की बात हो, नहरों में पानी वानी लाने की बात हो, पीने के पानी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो वो मूलभूत आवश्यकता उस ज़माने में जो थी, तो वो उस ज़माने में मैं मंत्री जब था तो हमने पूरी की। अब क्योंकि रेगुलर प्रोसेस है राजनीति भी और का विकास भी, तो आज जो है वो और उस ज़माने में फ़र्क है, राजनीति में भी और काम करने में, शैली में भी। तो उस ज़माने में जो काम थे वो हमने उस ज़माने में किए। आज कुछ 2-3 कामों के बारे में बता दीजिए। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो स्कूल अपग्रेडेशन की थी, काफ़ी स्कूल अपग्रेडेशन उस समय हुए, और चाहे वो बिजली बोर्ड के अपग्रेडेशन की बात थी, तो ये यही काम होते हैं, उस ज़माने में यही काम होते थे। तो वो हमने उस ज़माने में अच्छा काम उस ज़माने में किया, और लोग भी कहते हैं भाई उस ज़माने में अच्छा काम हुआ था। दूसरा जो मेन चीज़ है कि राजनीति में शराफत और ईमानदारी से और नैतिकता से आप राजनीति करते हो, वो है असली चीज़। तो इस मामले में तो पूरे हल्के में आप जाओगे तो सभी कहेंगे भाई ठीक है, राजनीति में शराफत ईमानदारी की राजनीति परिवार करता है। जी जी। भाजपा 10 साल सत्ता में रही, दूसरे कार्यकाल में आप भाजपा के साथ रहे। जो वर्तमान से विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं, वो बावल से विकास कार्यों की लंबी सूची गिनाते हैं। कहीं रोड हो गया, बस स्टैंड हो गया, उन सबके बारे में आप बताते हैं। तो इस कड़ी में आप भाजपा को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? कांग्रेस पार्टी भाजपा को कैसे कटघरे में खड़ा करेगी बावल से? देखो पिछली बार जब चुनाव थे उस समय डॉक्टर बनवारी लाल का खुद ही पार्टी के लोग विरोध करते थे, और 500 आदमी जुलूस के रूप में शहर में निकलते थे, हाय हाय करते थे भाई ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और पिछली बार आपने देखा कि जब चुनाव थे तो हमने डॉक्टर साहब की मदद करी और डॉक्टर साहब जीते। जीतने के बाद हमें भी ये लगता था कि भी ये अपने कार्यशैली में कुछ चेंजिंग करेंगे, परंतु कार्यशैली में उनका कोई चेंजिंग नहीं आई। और जो विकास के जो उनके दावे हैं, चाहे आपने बस स्टैंड का जिक्र किया, आपको याद होगा जब भूपेंद्र हुड्डा जी का जब हम कांग्रेस में थे जलसा करवाया था, ये तो हमारी मांग थी। तो उस समय जो बस स्टैंड जो बना, उपमंडल बना, 2 गर्ल कॉलेज बने, चाहे पाली में था, चाहे ढालियास में था, चाहे वो आपका मनिठी में ये जो तहसील बनी, ये सारे जो काम थे उस जमाने की घोषणा और पैसे उसमें अलाट हो गए थे। आज उन्हीं काम को गिना के डॉक्टर बनवारी लाल जी वाह लूटे, तो मैं समझता हूँ गलत है। वो अपना जो उन्होंने विकास किया वो उनका अपना गिनाएं, और मैं तो कहता हूँ उन्होंने विकास की बात वो करते हैं। 3600 एकड़ यहाँ पे लॉजिस्टिक अब था, तो अगर चाहते, अगर उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति थोड़ी बहुत होती तो लॉजिस्टिक हब यहाँ से उठ के चला गया। उसके बाद लोगों ने एफिडेविट दिए कि हम उसी रेट पे ज़मीन जो सरकार चाहती है उस रेट पे देने के लिए तैयार है। एफिडेविट आए हर गांव से,
16 गांव के लोगों ने एफिडेविट दिए और कि भाई जो सरकार चाहे हम उसी रेट पे सरकार को ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। भाई लॉजिस्टिक अब इसी बात पे तो गया, सरकार ने कहा भाई ये रेट ज़्यादा है, तो वो रेट जो एफिडेविट लोगों ने दिए कि हम इसी रेट पे देने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या दिक्कत थी। पर क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी तो लॉजिस्टिक अब की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, बावड़ बहुत बड़ा इंडस्ट्री जोन है। इंडस्ट्री जोन होने के बाद आपने देखा कि पिछले 10 साल में कोई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं आई। और कोरोना काल के बाद क्योंकि थोड़े आर्थिक मंदी का दौर भी आया, तो उसके बाद यहाँ से फैक्ट्रियाँ, जो बहुत फैक्ट्रियाँ यहाँ से निकल गई, यानी बंद हो गई। तो कोई भी सरकार ने, मंत्री जी ने, HSIDC ने, उद्योग महकमे ने यहाँ कोई सब्सिडी देके, कोई और कोई करके, सरकार को सस्ते प्लाट की स्कीम करके कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं की, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री थे वो बड़े कमज़ोर राजनीतिक तौर पर है, तो कोई नई फैक्ट्री यहाँ पे लगने की बात नहीं आई। दूसरा, कोई SYL का, क्योंकि कोर्ट ने से मतलब पंजाब ने वो पैसे रिफंड कर दिए। SYL की जो यहाँ आस थी, वो आस हासी बुटाना से यहाँ पूरी होती थी, पर वो हासी बुटाना भी कोर्ट में चली गई। तो मौजूदा मंत्री अपने बताएं कि उन्होंने अपने लेवल पे यहाँ जो नहरें, हमारे जो JNL कनाल है, जो अटी पड़ी हैं, सारे बूस्टिंग स्टेशन, सारे कंडम पड़े हैं, तो वो बताएं तो सही। कम से कम अब तो बरसात का समय है, और बरसात के समय में भी मतलब पीने के पानी का भी कट है। मतलब बड़े अचंभे की बात है कि जब बरसात में तो मतलब एक्स्ट्रा पानी होता है, और फिर भी पीने के पानी में भी कट है। तो वो बताएं तो सही कि उन्होंने अपने लेवल पे मतलब क्या नहरों के लिए क्या सिस्टम किया। काडा जो था वो काडा बंद हो गई है, तो कोई बताएं तो सही भाई नहरों में हमने ये किया। दूसरा, बिजली बोर्ड मतलब बिजली की जो मूलभूत आवश्यकता, बिजली मतलब उत्पादन रहता है। यहाँ पे 2 बड़े पावर हाउस हैं, एक तो आपके बावड़ में, एक पाले में। आप वहाँ जाओगे, मतलब उनकी ये हालत है कि शायद मतलब पशु भी वहाँ घुसने से शर्माते और डरते हैं। मतलब पाली का पावर हाउस गिरने को है, कंडम है, प्राइवेट बिल्डिंग में भी चला गया कुछ किराए पे। और बावड़ में हालत ये है कि आप जाओगे खुद देखोगे कि वहाँ बड़ी हालत गंभीर है। जब भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में, उस समय मोहनपुर में और 2 जगह, और एक झाबुआ के पास और एक यहाँ गुजरों में, 3 यहाँ पे छोटे छोटे बिजली के वो पावर हाउस लगाए थे। उसके बाद ये बताए डॉक्टर साहब भाई इन्होंने क्या, मतलब एक भी इसको लगाया हो तो बताए। मतलब हालत ये है कि 24 घंटे जो बिजली देने की बात सरकार करती है, तो 24 घंटे की बात करते आपने देखा होगा कि लोग धरने प्रदर्शन पे हैं, 12-13 घंटा मुश्किल से बिजली आती है। कोई बावड़ में नया बिजली के लिए कोई पावर हाउस बढ़ाया हो, उसके एक्सटेंशन हुई हो, वो बताएं तो सही कम से कम कि भाई मैंने ये एक्सटेंशन इसमें कर दी। दूसरा, इनके पास खुद आज के दिन पब्लिक हेल्थ महकमा इनके पास है। पब्लिक हेल्थ महकमा इनके पास होने के बावजूद भी बार बार इनके बयान तो आते हैं भाई हमने सारी कनाल बेस स्कीम कर दी, कनाल बेस स्कीम कर दी, पर आपने देखा फिर भी महिलाएं मतलब रोडों पे मटका फोड़ रही हैं, विरोध कर रही हैं। तो वो अगर मान लो इनकी वो कनाल बेस स्कीम थी और घर घर नल की स्कीम कामयाब है, तो वो मतलब कम से कम बताए दे भाई हमने ये कर दिया, तो इसमें भी फेल हैं। दूसरा, इनके पास खुद का महकमा कोऑपरेटिव महकमा था, उसमें खुद सरकार के अधिकारियों ने कहा कि भाई इसमें लगभग 100 करोड़ और प्लस घपला है। तो मतलब कम से कम वो अपना पाक दामन तो साफ बताएं कि भाई मैं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, या अपना श्वेत पत्र जारी करें, कुछ तो अपनी बात रखें, कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें। कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई है, और वो अभी मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी पेंडिंग है, उस इंक्वायरी में शायद वो बच नहीं पाएंगे। जी। राम सिंहपुरा में कचरे की एक बड़ी समस्या है, दूर दराज क्षेत्रों से वहां पर कचरा डलता है, तो चौधरी जसवंत सिंह इसका क्या समाधान देखते हैं? अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप क्या वादा करेंगे? देखो, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। जब भी हम अपना मीटिंग या कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाते हैं, तो ये राम सिंहपुरा में ये कनाल नहर महकमे का यह भट्ठा था, और 12-13 एकड़ ज़मीन ये थी,
तो इस पे इन्होंने कूड़ादान खोल दिया। जी और कूड़ा, चलो बावल का कूड़ा गिरे कोई बात नहीं, ये रेवाड़ी का भी कूड़ा उसी में जाता है, मानेसर का, हटेली का, नारनौल का, मतलब मंत्री जी ने वहाँ पे कूड़ा घर बना दिया। जी और आज हालत ये है, खूब पोल्यूशन वाले भी कहते हैं भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रेवाड़ी वाले कहते हैं भाई हमने नगर पालिका वालों को भी हमने वहाँ पे चार दीवारी के लिए पैसे दे दिए। आप खुद आज जाओ, वहाँ पे आग लगी है और धुआं इतना ज़्यादा है कि शाम को तो जीटी रोड पे मतलब साधनों का निकलना ही मुश्किल है, जरा ऐसा लगता है जरा धुंध छा गई हो, ऐसी हालत है। और ओडपास गांव के जो 15-20 गांव के लोग थे वो बहुत परेशान हैं। अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया, तो मैं बहुत जल्दी ही, मतलब सबसे पहले काम यही करूँगा, यहाँ से कूड़ा घर हटा के और कहीं और शिफ्ट करवाएंगे। जी जी हम देखते हैं भाजपा में रहते हुए आपने राव इंद्रजीत सिंह की काफी तारीफ की है, अब आप कांग्रेस में आ गए हैं तो आप उनकी आलोचना कैसे करेंगे? देखो, राव इंद्रजीत की मैं जब इनके साथ नहीं था तो भी उनकी बुराई नहीं करता था, इनके साथ रहे तो भाई जब तो बुराई करनी पड़ेगी जिनके साथ आप हो। तो आज भी हम कांग्रेस पार्टी में है, पर आपने देखा होगा मैं किसी प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ नहीं बोलता। मैं तो मेरे खिलाफ जो चुनाव भी लड़ते हैं मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलता कभी। और राव साहब बड़े कद के आदमी है हीरवाल के, उनसे मेरा कोई चुनाव तो होना नहीं जो मैं उनकी बुराई करूँगा। है वो अच्छे कद के नेता हैं, साफ सुथरी उनकी छवि है। और कहीं राजनीतिक टकराव हुआ तो उस स्थिति राजनीति टकराव, देखो राजनीति में टकराव तो क्योंकि मेरी अब अलग पार्टी है, उनकी अलग पार्टी है, राजनीतिक जो टकराव राजनीतिक हिसाब से सुलझ जाएंगे, वो कोई बुराई करके कोई हासिल नहीं हो रहा। कांग्रेस में बाहरी गुटबाजी देखी जाती है, काफी गुट बने हुए हैं, जैसे हम देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगी साहब कार्यक्रम अपना चला रहे हैं, शैलजा संदेश यात्रा निकाल रही है, वहीं पिछले दिनों से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना चुनाव अभियान चलाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? चौधरी जसवंत सिंह कहाँ खड़ा पाते हैं खुद को? देखो, मैं समझता हूँ कि पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, सबका कार्य करने का स्टाइल अपनी अलग अलग है। दीपेंद्र जी एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, शैलजा जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हुड्डा साहब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सुरजेवाला जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सबका जो मकसद है पार्टी को सत्ता में लाना और पार्टी के लिए काम करना। काम करने के स्टाइल अलग अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो सभी का काम पार्टी को बढ़ाना है और वो अपने हिसाब से पार्टी को बढ़ा रहे हैं ताकि पार्टी आने वाले समय में सत्ता में आए, ताकि हरियाणा की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा ठीक हो। सभी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात मैं समझता हूँ पार्टीबाजी की बात नहीं है। मान लीजिए आपको अगर टिकट नहीं मिलती है और पार्टी आपके किसी विरोधी को टिकट दे देती है, तो उस स्थिति में चौधरी जसवंत सिंह का क्या रुख होगा? कहीं भाजपा में तो जाना नहीं होगा? देखो, मैंने तो पहले पिछली बार भी जब मीटिंग कई बार करी है उसमें हमने सभी ने बड़ा क्लियर कहा, सभी को कार्यकर्ताओं को, कि भाई मैं बड़ी मजबूती से टिकट मांग रहा हूँ और मजबूती से चुनाव लड़ने का मन है। अगर पार्टी को अपने हिसाब से देखती है पार्टी, मैंने आपको कहा कई चीज़ें हैं, चाहे वो सर्वे है, चाहे वो कोई जरूर थोड़ी कि भाई कई बार पार्टी देखती है भाई महिलाओं को, नौजवानों को, किसी और को, जाति को, कई चीज़ हैं पार्टी को टिकट के पैमाना। तो अगर पार्टी मुझे टिकट देती है मजबूती से लड़ेंगे और किसी और भाई को देती है तो हम उसके साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरा विरोधी हो, अगर विरोधी होता तो वो कांग्रेस में थोड़ी आते हम। तो सभी जो भाई हैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अब की बार बावड़ में कांग्रेस पार्टी का हालात ठीक है। कांग्रेस पार्टी पहले इसको सी कैटेगरी में रखती थी, अब ये बी कैटेगरी और ए कैटेगरी में ये सीट है। कहीं चौधरी जसवंत सिंह का फिर भाजपा में जाना तो नहीं होगा? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अब की बार जो पार्टी मुझे लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, कोई और भाई को लड़ाएगी उसकी मदद करेंगे और पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का भी काम करेंगे। अब समापन की ओर बढ़ते हैं, आपका आगे का क्या रोड मैप होगा? आप बावल को क्या देना चाहेंगे अगर आपको टिकट मिलती है तो? देखो, बावल का आज बावल सच्चाई में बुरी तरह पिछड़ा। सबसे पहले तो बावल का जो इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप है, मैं चाहूँगा उस सेटअप को ठीक करें। मैं जब मंत्री था उस समय भी हमने इसका पार्ट 2 इंडस्ट्रियल एरिया का बनवाया था। तो मैं चाहूँगा अब भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, जो लॉजिस्टिक अब उठ गया वो लॉजिस्टिक अब यहाँ चालू हो। मेट्रो जो पीछे अटक गई वो पहले बावल तक थी,
तो मैं भी चाहूँगा कि मेट्रो बावल तक भी आए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे बिजली की है, पानी की है वो मैं बढ़ाऊंगा। और दूसरा जो कुंड की बेल्ट है उसमें सिलेटों का बहुत बड़ा उद्योग है और लगभग 10,000 परिवार का चूल्हा उससे जलता है। तो मैं चाहूँगा कि भाई वो जो कोर्ट लिटिगेशन है वो हटवा के और वो मैं चालू करवाऊँ। और खासकर जो इंडस्ट्रियल जोन है उसमें जो स्थानीय बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, वो मैं अथक प्रयत्न अपने तरफ से करूँगा। धन्यवाद चौधरी जसवंत सिंह। थैंक यू।